नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। संपादकीय व्हाट रशिया स्टैंड्स टू लूज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आया है। श्याम सरन साहब ने लिखा है, भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हैं। शीर्षक आपने पढ़ा होगा आज कि जीत कर हारने वाले को क्या रूस कहते हैं। कोई फिल्मी डायलॉग आपको याद आया होगा, लेकिन बात फिल्मी डायलॉग के हल्केपन की नहीं हो रही है। बात हो रही है कि किस प्रकार से मुहावरे गढ़े जाते हैं और उन मुहावरों में क्या गूढ़ बातें होती हैं। जब हम कह रहे हैं कि जीत कर हारने वाले को रूस कहते हैं, उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जब ये माना जा रहा है कि अगर युद्ध चलता रहा और यूं ही चलता रहा तो रूस आज न कल एक न एक दिन जीत ही जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि वो हार जाएगा? उस पर यह संपादकीय है। ब्रॉड आउटलुक जानते हैं, फिर देखते हैं कि आप भी इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि इसमें एक किस्म की हार होगी। तो संपादकीय की शुरुआत इसी हमले की पृष्ठभूमि से की गई है जो हाल में रूस ने यूक्रेन पर किया है। उसके बाद बताया गया है वो 3 बड़े कारण दिखाए गए हैं जिनके चलते कहा जा रहा है कि जीता हुआ रूस भी बड़े फलक पर हारता हुआ दिख रहा है। वो 3 कारण क्या दिखाए गए हैं कि पहले तो यूक्रेन की जिस लेजिटिमेसी पर डाउट व्यक्त किया था पुतिन साहब ने कि यूक्रेन तो कायदे से एक राष्ट्र भी नहीं है, वो बात टूटी है, वो मिथक टूटा है। यूक्रेन ने जिस तरीके से अब तक इस हमले का सामना किया है, एक राष्ट्र राज्य के रूप में उसकी मजबूती काबिले तारीफ मानी गई है। तो एक बात तो वो आई है। उसके बाद चीन जो आज तक रूस के तमाम बर्तावों का खास तौर पे यूक्रेन के मसले पर समर्थन करता रहा था, रूस के मामले में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव क्या किसी बड़े बदलाव की निशानी है, इस पर भी श्याम सरन साहब ने बातें की हैं। तो इसको दूसरा कारण माना जा रहा है। और तीसरा कारण, भारत और कुछ दूसरे देश जिनमें अफ्रीकी देश प्रमुख हैं, उनके रवैये में भी आते हुए बदलाव को श्याम सरन साहब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3-4 प्रमुख बातों के आधार पर श्याम सरन साहब कह रहे हैं कि रूस एक दूसरी जंग हारता हुआ दिख रहा है, भले ही इस जंग को वो जीत भी जाए। एक और बात है जो इस संपादकीय में तो नहीं है, लेकिन जर्मनी के संदर्भ में भी ये कहा जा रहा है कि वो जर्मनी जो अब तक रूस की हिमायत करता रहा था, किस प्रकार से उसने भी एक अलग रवैया अख्तियार किया है हाल ही में। तो वो सब बातें हम आगे डिटेल में करेंगे। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत वही कि यूक्रेन इस समय युद्ध के रुधलके में, युद्ध के फॉग में घिरा हुआ है और माना जा रहा है कि रूस की जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर पर पहुंचने लगी हैं यूक्रेन की कैपिटल के। लेकिन पुतिन साहब की जो कैलकुलेशन थी कि रूस के हिम्मत देखकर ही, रूस की सेनाओं का साइज देखकर ही यूक्रेन घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा, वो गलत साबित हुई, प्रीमैच्योर साबित हुई। अभी भी हो सकता है कि आउटकम वही हो जो पुतिन साहब ने सोचा था कि हम जल्दी ही यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए अब और पैसा खर्च करना पड़ेगा और जान माल का नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तक जो वीडियो और चित्र तमाम यूक्रेन से आ रहे हैं, उससे ये तो पता चल गया है कि युद्ध की विभीषिका बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही ये भी पता चला है कि यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के आम नागरिक और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, इन सब ने काबिले तारीफ अब तक प्रदर्शन किया है। इसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। ये बात क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? इसलिए नहीं कि किसी का महिमा मंडन आवश्यक है, इसलिए क्योंकि इस युद्ध का एक पक्ष ये भी था कि पुतिन साहब का कहना था कि जो ज़ेलेंस्की हैं, जो वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो एक नाजी सपोर्टर हैं। एक किस्म से उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है जो कि एक गैंग है जिसको अमेरिका के CIA ने यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया है। उस गैंग को लोगों का जन समर्थन प्राप्त नहीं है। हम जैसे ही हमला करेंगे, लोग ही ज़ेलेंस्की साहब को उखाड़ फेंकेंगे। ये पुतिन साहब का दावा था। दावा अब तक तो यही दिखता है कि गलत साबित हुआ है, यह दावा झूठा था। संपादकीय कहता है कि ये किस्म से डेविड वर्सेस गोलियत की लड़ाई है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक कहानी आती है डेविड और गोलियत की। गोलियत जो कि एक बहुत ही विकराल प्रतिद्वंदी था, उसको एक छोटे से या कमज़ोर माने जाने वाले डेविड ने किस तरह से उसका सामना किया,
ये बिब्लिकल कहानी है, बाइबल में आती है, ओल्ड टेस्टामेंट में आती है। तो ये मुहावरा भी हो गया है कई बार, जब बहुत बड़े बड़े इकाइयों से कोई छोटी इकाई टक्कर लेती है तो इसको मुहावरेदार भाषा में डेविड वर्सेस गोलियत की लड़ाई कहा जाता है। इस मुहावरे में यहाँ पर डेविड यूक्रेन है और गोलियत जो है वो रूस है। तो ज़ेलेंस्की साहब जो थे, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं 44 साल की उम्र में। इससे पहले वो एक कॉमेडियन थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, और माना जाता है कि वो अपनी इस कला का बहुत बेहतर प्रदर्शन जानते हैं और उसका भी वो पुरजोर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे वाक़ये में पुतिन साहब की जो बेइज्जती हुई है एक प्रकार से, ऐसा संपादकीय कहता है, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, वो दिखने लगा है। वो नुकसान अब जाते जाते जाएगा। पुतिन साहब ये युद्ध तो जीत सकते हैं, लेकिन ये प्लॉट हार चुके हैं, बड़ी लड़ाई हार चुके हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि, और यहीं से वो कारणों की शुरुआत हो जाती है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि बड़ा युद्ध पुतिन साहब हारते हुए दिख रहे हैं। क्या बड़ा युद्ध? कि रूस के जो दोस्त माने जा रहे थे उनमें एक डिस्कम्फर्ट दिख रहा है। अब वो अगल बगल झांकने लगे हैं। यानी कि पहले जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पर तो एक एम्बिग्यूटी दिखी। एम्बिग्यूटी यानी कि कोई सीधे, कम से कम जो रूस के अलाई थे, रूस के मित्र देश थे, वो इसको सीधा सीधा हमला नहीं कह रहे थे, कुछ कंफ्यूजिंग सी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे कि मिलिट्री प्लान या इस तरह की दूसरे शब्द, इसको हमला नहीं बता रहे थे। एक एम्बिग्यूटी थी, एक कंफ्यूजन था। लेकिन अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? कि इन देशों को डर हो रहा है कि वो गलत साइड तो नहीं चुन रहे हैं, इस पूरी लड़ाई में गलत पक्ष का साथ तो नहीं दे रहे हैं। और गलत पक्ष यहाँ नैतिक रूप से बात नहीं हो रही है, गलत पक्ष इस सेंस में भी बात हो रही है कि जो पक्ष ज़्यादा नुकसान अंततः उठाने वाला है। देखते हैं कैसे चीनी यानी कि चाइनीज़ जो यूक्रेन के इस मिस एडवेंचर में अब तक पुतिन के बहुत साथ रहे हैं। कई देशों का तो ये मानना है कि पुतिन साहब ये हिम्मत भी इसलिए जुटा पाए क्योंकि उनको मानना था कि चीन के साथ जो उनके संबंधों में सुधार आया है, इस चलते वो तमाम पश्चिम की सैंक्शंस को झेल सकते हैं। तो अब तक वो चीन जो साथ था, उस स्टार्टिंग में चीन के ऑफिशियल के स्टेटमेंट्स भी ऐसे ही थे कि वो इस हमले को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहे थे। अब बदलाव आता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब तक वो ये बात नहीं कर रहे थे कि यूक्रेन की संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूक्रेन की एकता, इन सब पदों का इस्तेमाल अब तक चीन के द्वारा नहीं किया गया था। यहाँ इस बात पर भी गौर फरमाइए कि श्याम सरन साहब खुद विदेश सचिव रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। ये लोग हर एक बात को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उस बात में इशारे खोजते हैं। विदेश नीति में ऐसे इशारों का बहुत रोल होता है। इतना रोल होता है कि कहा जाता है कि बॉक्सर रिबेलियन के बाद एक दूसरी किताब में जिक्र आता है कि जब चीनी और विदेशी एक साथ बात करने बैठे तो चीनियों ने एक रात पहले कुर्सी के पायों को कुछ सेंटीमीटर काट दिया था। किनके पायों को? जिन पे विदेशियों को बैठना था। वो मन के अंदर ये तसल्ली करना चाहते थे कि वो हमसे नीचे बैठ के ये बात करेंगे। बेचारे विदेशियों को यह मालूम भी नहीं चला कि चीनी ये सोच रहे हैं। तो इतनी छोटी छोटी बात है, देश इस पर अपना वो पाल लेते हैं, गर्व पाल लेते हैं। ऐसा विदेश नीति में अक्सर देखने को मिलता है। श्याम सरन साहब भी कुछ इस तरह की बातों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि चीनियों के रवैये में बदलाव आता दिख रहा है। हाल में जो उनका स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि चीन यूक्रेन के पूरे मसले को ध्यान से देख रहा है और वो चाहता नहीं है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाए। उन्होंने यूक्रेन के रवैये पर कई बार अपनी स्थिति साफ की है। उनका इससे पहले वो कहते रहे थे कि एक इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स है, बहुत सारे कारक हैं जिसके चलते समस्या आई है। वो लाइन ही उन्होंने हटा दी है। देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे सरन साहब जोर दे रहे हैं। तो वो लाइन हटा दी है और कहा है पहली बार कि वो यूक्रेन के लिए और हर राष्ट्र के लिए उसकी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसकी अखंडता का सम्मान करते हैं। इस बात में श्याम सरन साहब ये पढ़ रहे हैं कि चीन रूस से अपनी थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कैसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है? डिप्लोर तो नहीं किया है, अब तक ये नहीं कहा है कि हम इसकी लालत मनामत करते हैं, हम इसको विरोध करते हैं, लेकिन ये कहा है कि हम सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हर राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल
इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं और यूएन चार्टर को फॉलो करना चाहिए। यूएन चार्टर जिसमें लिखा है कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर इस प्रकार से हमला नहीं करेगा, अशांत तरीकों का, मिलिट्री तरीकों का इस्तेमाल करके मामलों का समाधान निकालने की कोशिश नहीं करेगा। यानी वो सब कुछ जो रूस यूक्रेन में कर रहा है उसकी खिलाफत करता है यूएन चार्टर। चीन कह रहा है हम यूएन चार्टर का सम्मान करते हैं। तो चीन जानता है, इस बात को मानता है कि मिलिट्री ब्लॉक्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस, जिसमें कई देश हैं, अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, एक एशियाई देश भी है, तो अमेरिका के नेतृत्व में चलने वाला एक मिलिट्री अलायंस, उसका पूर्व की ओर एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसा चीन भी मानता है। तो उस वहां तक तो रूस को उसका समर्थन जो है वो कम नहीं हुआ है, उस मुद्दे पर उसका समर्थन कायम है। लेकिन दूसरे मुद्दे पर कि रूस पर तमाम सैंक्शंस लग रहे हैं, रूस जिस तरीके से हमला कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और पश्चिम जितना एकमत दिख रहा है रूस को लेकर, इसके बाद चीन थोड़ी बहुत दूरी बना के रखना चाहता है ताकि कल को कोई बड़ा मसला आए तो उस दूरी में चीन को अपने रास्ते बदलने की सहूलियत हो। भारत के लिए भी ये कहा जा रहा है कि भारत कोई यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में किसी मसौदे का समर्थन तो नहीं करेगा जो रूस के खिलाफ आ रहा है, लेकिन भारत का जो एब्सटेंशन था, भारत ने चुना कि वो वोटिंग के समय वहां मौजूद ही नहीं रहेगा। ये भी एक तरीका होता है अपना मत व्यक्त करने का। सरन साहब इसको कैसे पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि इसको बहुत नजदीक पढ़ना चाहिए कि भारत, इस बात के नजदीक पढ़ना चाहिए कि भारत रूस के रवैये के खिलाफ है, क्योंकि अनलाइक चीन, भारत ने ना तो नेटो का क्रिटिसाइज किया है, नेटो को क्रिटिसाइज किया है, उसका विरोध किया है, ना ही नेटो के एक्सपेंशन को, नेटो जो फैल रहा है उसको इस युद्ध का ट्रिगर कहा है। ये सब बातें रूस कहता रहा है, चीन ने भी इन बातों को कहा है। भारत ने इन दोनों बातों पर कोई बात नहीं बोली है। भारत ने केवल ये कहा है कि वो देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है और सभी देशों को इन प्रिंसिपल्स का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा भारत ने एक लाइन और जोड़ी है, फिर से वही बात, छोटी छोटी लाइनों को बहुत नज़दीक से पढ़ा जा रहा है कि भारत को दुख है, इंडिया रिग्रेट्स, कि जो कूटनीति का रास्ता है उसको छोड़ दिया गया। ये एक बात हो गई। और क्या बातों को पढ़ा गया? केवल लिखे को नहीं पढ़ा जाता, जो घटनाक्रम घट रहे हैं उनको भी पढ़ते हैं ये विशेषज्ञ। मोदी साहब ने पुतिन को कॉल किया और कहा जाता है कि उस कॉल में ये बात हुई कि हिंसा जल्दी से जल्दी रोकनी होगी और माना जा रहा है, सरन साहब कह रहे हैं कि इस कॉल ने एक काम किया कि वेस्ट, पश्चिम की तरफ से भारत पर जो दबाव था कि वो एक एग्जैक्ट पोजीशन ले, उस दबाव को थोड़ा कम किया। भारत कह सकता है कि हमने हिंसा को खत्म करने की बात सीधे की है, रूस से, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं की है। एक इंटरेस्टिंग बात और हुई, भारत के तरफ से 3 बातें आपको देखने को मिली। भारत एब्सेंट रहा, उसको कैसे पढ़ा गया? मोदी साहब ने कॉल किया पुतिन को, इसको कैसे पढ़ा गया? तीसरी बात कि मोदी साहब ने वहां के यूक्रेन के जो इस समय सर्वेसर्वा हैं, ज़ेलेंस्की साहब, उनकी कॉल को भी अटेंड किया और जो बाद में सार्वजनिक की गई सूचना, उसके अनुसार मोदी साहब ने कहा कि वो जीवन और जानमाल के नुकसान से बहुत व्यथित हैं और उन्होंने भारत की तरफ से ये भारत की तरफ से विश्वास दिलाया है कि भारत हर तरह के संवाद का समर्थन करता है और अगर किसी प्रकार के भी शांति वाले प्रयास होंगे तो भारत की तरफ से जो बन पड़ेगा उन प्रयासों को सफल बनाने में भारत वो करेगा। ये देखते हुए कि रूस तो ज़ेलेंस्की साहब को मानता है कि वो इलेजिटिमेट लीडर हैं, उनको कायदे से लीडर होना ही नहीं चाहिए, उनको लोगों का जन समर्थन प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में मोदी का उनसे बात करना और सपोर्ट ना सही, एक सिंपैथी दिखाना, ये बताता है कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे जो ओपिनियन बदल रहा है रूस को लेके, यूक्रेन के समर्थन में लोग और देश उतर रहे हैं, उस ओपिनियन को ध्यान में रख के भारत भी अपने लिए कूटनीतिक स्पेस बना के रखना चाहता है। इंटरेस्टिंग हो रहा है ये सब पढ़ना। तो अंत की ओर हम बढ़ने लगे हैं। तो रिजोल्यूशन एक आने वाला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, आप जानते ही होंगे संयुक्त राष्ट्र की
6 मेन ऑर्गन्स में से जो सबसे बड़ी ऑर्गन है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली। उसमें सभी मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, इकलौती ऐसी एजेंसी है जहां सभी मेंबर्स एक साथ बैठते हैं। लगभग 193 मेंबर्स माना जाता है कि अभी उसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर कोई वीटो का प्रावधान नहीं है। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि 6 में से एक और ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये चुने यहीं से जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती है, ये 10 चुने जाते हैं 2-2 साल के लिए। ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर है। तो ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी काउंसिल में तो रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाया क्योंकि रूस ने वीटो कर दिया। अब प्रस्ताव जनरल असेंबली यानी महासभा में पास होगा। यहाँ रूस के पास कोई वीटो नहीं होगा इसको रोक देने से। तो रूस इस प्रस्ताव में ज्यादा कुछ होगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भर्त्सना होगी। देखा जाए तो एक तरीके से जब मैंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं होगा तो ऑन ग्राउंड ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन दुनिया में जो एक परसेप्शन है, जो ऐसे देशों के लिए, रूस जैसे देशों के लिए जो खुद को महाशक्ति की तरह जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया की बाकी देश रूस की बाट जो है, जब उनको लगे कि उनको अमेरिका से डर है, ऐसे देशों की थोड़ी किरकिरी होती है अगर उनके खिलाफ कुछ पास हो जाता है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में या ऐसी संस्थाओं में। तो रूस अब इतना श्योर नहीं है कि तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अब तक उसके साथ दिखती थी कई मसलों पर, वो इस मसले पर भी उनके साथ रहेंगी। उन डेवलपिंग कंट्रीज में हमने चीन और भारत को तो देखा ही, अफ्रीका के देश एक बड़ा पार्ट है उन डेवलपिंग कंट्रीज का, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। कीनिया ने शुरुआत कर दी है। कीनिया एक अफ्रीकी देश है, सशक्त अफ्रीकी देश है। उसने शुरुआत की है, उसने बोला है कि वो रूस के एक तरफा एक्शन का विरोध करता है, कंडेम करता है उसको। तो अब माना जा रहा है कि चीन का क्योंकि बहुत प्रभाव है अफ्रीकी देशों में, चीन के बहुत सारे अवसंरचना प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अफ्रीका में चल रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा अफ्रीकी देशों को मनाने के लिए कि या तो वो रूस के समर्थन में रहें या चुप रहें, या फिर वो होशियारी से इस प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सब बातें भी देखने वाली होंगी। इंडिया अभी भी जनरल असेंबली के जो वोट होने वाला है, महासभा में जो वोट होने वाला है, श्याम सरन साहब कहते हैं कि वो बदलती हुई स्थितियों को देख के भारत अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। हालिया स्थिति तो यही कहती है कि भारत इस बार भी वही रवैया अपनाएगा जो उसने सिक्योरिटी काउंसिल में अपनाया है। तो ये सारी बातें इस संपादकीय में कही गई हैं। एक बात जो हमने इस संपादकीय में नहीं पढ़ी वो और है कि एक और दोस्त का, या दोस्त नहीं भी था तो उनसे वैसी कोई अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी रूस की, बड़े क्लोज रिश्ते चल रहे थे, वो था जर्मनी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बन रही थी, रूस से जर्मनी तक जानी थी, पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करनी थी रूस को। मर्केल साहिबा जो थी, उन्होंने कई बार जब ये कहा गया कि इस पाइपलाइन को छोड़ दिया जाए, उन्होंने अमेरिका के तमाम दबावों के बाद इस पाइपलाइन का काम जारी रखा। जर्मनी का मानना था कि रूस के साथ संबंध बेहतर करने हैं, लेकिन हाल के समय में जर्मनी ने तय कर लिया है कि वो एक तरफा तरीके से अमेरिका और बाकी के यूरोपियन यूनियन देशों के साथ ही रूस पर सारी सैंक्शंस लगाएगा। तो एक और जो हमें इशारा दिखता है रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनने का, उसमें वो जर्मन इशारा भी शामिल है। तो ये थी वो 4-5 बड़ी बातें जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि जीत कर भी शायद एक बड़ी लड़ाई रूस हारने वाला है। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।